हेलो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया है। आज बात करने वाले हैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री के पद के लिए। क्या होता है प्रधानमंत्री के पद में और कैसे होता है। हमें दो आर्टिकल याद रखना है, एक है 74, एक है 75। हमारा पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री है इसी में सिमट जाता है, बाकी सब अदरवाइज है। आइए देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अर्थात आर्टिकल 74 कहता है कि संघ सरकार या राष्ट्रपति के लिए, सीधा डालो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। मैंने संघ की बात इसलिए किया था, जो मंत्री परिषद होगी ना, मंत्री परिषद दो प्रकार की होती है। एक होती है संघ स्तर की, अर्थात केंद्र जिसे बोलते हैं। हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि केंद्र। इसीलिए मैंने संघ की बात की थी। और ये जो मंत्रिपरिषद होती है, ये संघ होती है। ठीक, कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति को सहायता करना या राष्ट्रपति को परामर्श देना। ठीक, वहीं पर आर्टिकल 75 कहता है कि जो ये मंत्रिपरिषद है, ये जो मंत्रिपरिषद है, इसमें एक व्यक्ति जो मुख्य होगा उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अर्थात मंत्रिपरिषद के नेता को क्या किया जाता है, पीएम नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद के नेता को पीएम नियुक्त किया जाता है। अब नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त करने वाला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। नियुक्त राष्ट्रपति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ही है जो कि प्रधानमंत्री को क्या करता है, शपथ दिलाता है। हमने बताया था राष्ट्रपति को छोड़कर शेष जितने भी हैं उन सभी को शपथ केवल और केवल राष्ट्रपति दिलाता है। हाँ, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति का दायित्व हो जाता है कि वो उस व्यक्ति को या उस पद के लिए क्या करे, शपथ दिलाए। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई करता है, और सीजीआई नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट में 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनमें से जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है वो जाके शपथ दिलाता है। समझ में आया। आर्टिकल 75 ये कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक, लोग देखो, संसद है, संसद दो चीजों से बनती है, एक लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा है उसमें जो बहुमत दल होगा, ठीक है, जैसे कांग्रेस और भाजपा है, अब इन दो में जिसका बहुमत अधिक होगा उसका जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी अपने बहुमत में नहीं आई है, ऐसे में राष्ट्रपति को अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार आर्टिकल 75 देता है। विवेक का उपयोग विवेक, घर वाले विवेक की बात नहीं कर रहा हूं, स्व विवेक मतलब राष्ट्रपति को एक अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जो बहुमत दल होगा उसमें से उसके नेता को, मेजोरिटी में जो भी होगी, मान लो कि कोई भी मेजोरिटी में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट होगा, अगर नहीं है तो अपने विवेक के अनुसार क्या करेगा, किसी भी पार्टी से उठा के व्यक्ति को तैनात कर देगा, मतलब स्व विवेक पर तैनात कर देगा। और उससे कहेगा कि मान्यवर आपको 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, 1 माह के भीतर सभी को अपने झांसे में लेना पड़ेगा, मतलब विश्वास दिलाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि सभी को अपनी तरफ करना पड़ेगा या मंजूरी लेनी पड़ेगी।
तो कहता है कि 1 माह के भीतर भीतर आप विश्वास मत हासिल करें। क्या कहता है? 1 माह के भीतर भीतर विश्वास मत हासिल करें। अब इसी पर एक चीज देखो, अगर आया है विश्वास मत, यानी अविश्वास मत भी आता होगा। अभी बताएंगे अविश्वास मत क्या होता है, वो कार्य कैसे करता है। हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए, ठीक, क्या होगा, आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी। किसकी? संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी। संघ की मंत्रिपरिषद, उसका नेता क्या होगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, करने वाला राष्ट्रपति होगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। आर्टिकल 75 कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई दल बहुमत में नहीं है, मान लो कि 10 वोट इन्हें मिले, 10 वोट इन्हें मिले, दोनों इक्वल में है, ऐसे में राष्ट्रपति को अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है और वो किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु एक शर्त रख देता है कि आपको 1 माह के भीतर भीतर क्या करना होगा? विश्वास मत हासिल करना होगा। अब ये विश्वास मत साधारण नहीं बल्कि 2/3 होता है, अर्थात बहुमत चाहिए ना। तो बहुमत तभी होगा जब आधे से अधिक लोगों का कर लोगे। जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 में जब हम 51 लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे तभी तो विजयी माने जाएंगे। अगर वहीं पर 100 में 50 हमारी तरफ है, 50 हमारे विरोध में है, ऐसे में तो जाहिर सी बात है बहुमत ना हुआ। तो क्या होता है कि उस पद को खाली कर दिया जाता है। ठीक, अब यहीं पर एक चीज है कि इसका प्रयोग भी कभी हुआ होगा। हाँ, सन 1979 में जो सन 1979 में सबसे पहले इसका प्रयोग नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा, इनके द्वारा प्रयोग किया गया था सन 1979 में। अब जिनके प्रति इन्होंने किया था वो थे एक हमने सुना है किसानों का मसीहा। ठीक, 80 के दशक में किसानों के मसीहा आए थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें इस प्रकार से नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति ने अपने विवेक के अनुसार चौधरी चरण सिंह को क्या किया था? नियुक्त किया था। अब ये तो थी बहुमत की बात कि अगर बहुमत में ना आया व्यक्ति या कोई पार्टी, तब ऐसी सिचुएशन आई। अब यहीं पर आ जाए कि कोई व्यक्ति जैसे कार्यकाल में है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रधानमंत्री का एक ऐसा पद है जो एक भी दिन के लिए खाली नहीं रखा जा सकता। इस बदौलत बताओ, ऐसे में क्या तुरंत जो है इलेक्शन करवाया जाएगा? नहीं। तो पहले देखा जाता है, उसी दिन देखा जाता है कि सर्व सहमत से कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो फिर किसी एक को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को नियुक्त कर देता है। ऐसे में आपको बताता हूं कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तब इस प्रक्रिया को अपनाया गया था इंदिरा गांधी की मृत्यु पर। और किसे बैठाया गया था? राजीव गांधी को बिठाया गया था। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजीव गांधी को बनाया गया था। परंतु यहां भी परंतु आ गया कि ऐसे व्यक्ति को भी या ऐसे प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति सलाह देता है कि आपको 1 माह के भीतर आपको मेजॉरिटी हासिल करनी होगी। मतलब विश्वास मत आपको 1 माह के भीतर हासिल करना होगा, तभी आप उस पद पर बने रह सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि सर जब चौधरी चरण सिंह आए थे तब तो कह गया था राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने। जब इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु हुई, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो इनको नियुक्त करने वाले कौन थे? आप लोगों ने नाम सुना होगा, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह।
इन्होंने क्या किया था कि जो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। 1 माह की मोहलत के अंदर इन्होंने मेजोरिटी हासिल की और प्रधानमंत्री बने रहे। वो दुर्भाग्य की बात है कि एक घटना में ये मारे गए। एक और नियम जिसे 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, और इसने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है कि वो 6 माह के भीतर किसी भी सदन का या सभा का सदस्य बनना होगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का सदस्य बने। फर्क इससे नहीं पड़ता है वो किस सदन का सदस्य है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अच्छी तरह से आप लोग परिचित होंगे, राज्यसभा के सदस्य थे। सांसद जो बनते थे ये राज्यसभा से बनते थे। हम लोग जानते हैं कि सांसद को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो 6 माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और अचानक उससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को 6 माह के अंदर मतलब किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसकी जो सदस्यता है या जो पद है प्रधानमंत्री का उसे निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी जगह किसी दूसरे को बिठा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 74 और 75 समझ में आ गया होगा कि कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी। आइए अब बात करता हूं इनके कार्यकाल की कि क्या है। हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी नेता हो, मान लो कोई भी जो इलेक्शन होता है 5 साल के लिए होता है, प्रधानमंत्री या सांसद का इलेक्शन होता है वो भी 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अगर यहीं पर कह दिया जाए, हाँ एक चीज याद रखना कि कार्यकाल राष्ट्रपति का है कि जब से शपथ लेंगे, शपथ से 5 साल तक वो क्या करेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। परंतु यदि कोई सांसद 2 साल बाद इलेक्शन, लोकसभा मतलब सांसदी का हो गया, 2 साल बाद वो आके मतलब इलेक्शन जीतता है, उसके बाद उसको जो ड्यूटी करने का समय मिलेगा वो मात्र 3 साल होगा। 3 साल तक ही पद पे रह सकता है। इसके बाद फिर से जब इलेक्शन होगा तो उसे फिर से इलेक्शन में भाग लेना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़कर शेष सभी पर यह लागू होता है। कुछ भी होता है जैसे क्राइटेरिया तय कर दी जाती, एज, ठीक, एज बाउंडेशन कर दिया जाता है। उसमें यह नहीं किया जाता है कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, 2 साल, ये नहीं होता है। कुछ में होता है कि तुम्हारे लिए एज कर दिया गया है कि 65 एज होगी या 62 एज होगी, जैसे कि हम न्यायाधीश वगैरह में देखते हैं, ठीक। तो उनमें जहां हमारी एज पूरी हुई हम हटा के बाहर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये निर्धारित नहीं है। आप 110 साल के हो जाइए, आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो इनका कार्यकाल होता है पहली बात तो 5 साल का होता है। लेकिन अगर बीच सत्र में कोई सांसद बनता है तो जब तक उसका वो सत्र पूरा नहीं हो जाता, मतलब 5 साल का पूरा नहीं हो जाता, तब तक ही पद पे रहता है। अब 5 साल की क्राइटेरिया ये जब से वो बंदा बीच से बना है तब से नहीं होता है, शुरुआत से होता है, जब से सत्र चालू होता है तब की बात करता हूं। जैसे लोकसभा का चुनाव चालू होगा, ठीक है, जब 2024 का चालू होगा और इसमें जितने होंगे सभी को लड़ना पड़ेगा। अब यहीं पर 24 हुआ, 25 हुआ, 26 में उसकी मृत्यु हो गई सांसद की और उसकी जगह पर दूसरे ने इलेक्शन लड़ा और वो जीता, तो जाहिर सी बात है 24, 5, 29 में उसे फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। उसके लिए ये बात है, ये नहीं है कि आप इलेक्शन बाद में लड़ें, कोई बात नहीं, 5 साल तक आप रहिए, फिर आपके लिए फिर से करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया राष्ट्रपति की इच्छा तक, मतलब प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक इस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत हासिल है, तब तक यह प्रधानमंत्री बना रह सकता है। कार्यकाल 5 साल, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति नहीं है तो ऐसे समय में ये उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को देगा, वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देगा। हमने आपको बता दिया इनका कार्यकाल और किस प्रकार से ये अपना पद छोड़ सकते हैं। बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते की। तो इनका वेतन भत्ता जो होता है, जो सांसद को वेतन भत्ता दिया जाता है, वही प्रधानमंत्री का भी वेतन भत्ता होता है। हम जब लोकसभा का शुरू करेंगे, सांसद का शुरू करेंगे, लोकसभा राज्यसभा जब बताना शुरू करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कितनी होती है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं उन पर। देखते हैं ये जो प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले इनका कार्य क्या होता है। देखो, ये अपने दल के नेता होते हैं, या ये कह सकते हैं लोकसभा के नेता होते हैं, या बहुमत दल के नेता होते हैं, क्योंकि राज्यसभा का भी व्यक्ति क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे में ये अपने दल के लोगों को, यहां दल की बात कर रहा हूं, सभा की नहीं, अपने दल के लोगों को मंत्रिपरिषद के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है कि इस व्यक्ति को इस पद पर भेजा जाए, ये वाला विभाग इसको सौंपा जाए, ये विभाग इसको सौंपा जाए। अच्छा, जब भेजने का अधिकार है, सिफारिश कर सकता है कि इनको ये भेजा जाए, तो जाहिर सी बात है उनको बर्खास्त करने के लिए भी सिफारिश कर सकता है, जाहिर सी बात है। अब बात आती है कि बदलने का अधिकार किसको है। तो बदलने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है, वो जिसे चाहें यहां से उठा के वहां पटक दे, वहां से उठा के यहां पटक दे। ये हमारे प्रधानमंत्री का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त ये सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि मंत्रिपरिषद जो चल रही है उसे बर्खास्त कर दो, मंत्रिपरिषद संगठित कर दो, अगर कोई समिति चल रही है तो उसे रखो या बर्खास्त कर दो, या जो मंत्रिपरिषद होती है अपना त्याग पत्र दे करके मंत्रिपरिषद से भी छुटकारा पा सकता है। जहां इसने त्याग पत्र दिया, मंत्रिपरिषद तुरंत बिखर जाएगी। ये थे इसके मुख्य कार्य। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। हमने आपको बताया था कि जैसे व्यक्ति बहुमत नहीं पा पाता तो उसे 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करना होता है। इसी के विपरीत होता है अविश्वास मत। अविश्वास मत कैसे होता है? जब किसी व्यक्ति का लोगों से भरोसा उठ जाता है। जाहिर सी बात, विश्वास अविश्वास का मतलब आप समझते होंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके लिए अविश्वास मत लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उसे अपने सभापति या अध्यक्ष को प्रदान किया जाता है। मैक्सिमम लोकसभा में आता है और वहां का सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को देता है और वो सभा की पटल पे रखता है और 10 दिन का समय देता है उसके निर्वाचन के लिए, मतलब प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए नहीं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए मैक्सिमम 10 दिन का समय देता है कि 10 दिन बाद क्या किया जाएगा, आपके अविश्वास प्रस्ताव पर मत दिया जाएगा या फिर विचार किया जाएगा और उसके आधार पर प्रधानमंत्री को रहना या नहीं रहना है तय किया जाएगा। ठीक, अब आइए बात करता हूं, जब हमने ये बता दिया कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, अब देखते हैं कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके प्रति आया था। तो 1963 में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पीटी नेहरू थे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और लाने वाले थे जेबी कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना कि नेहरू जो थे इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जेबी कृपलानी थे। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कि सबसे अधिक बार जो है मैक्सिमम टाइम जो लाया गया है वो लाया गया था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो थे इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव
लाया गया था। वहीं पर जब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। याद रहेगा, 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे अधिक लाया गया तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था, जो था 15 बार लाया गया। अब बात करते हैं कि ये सबसे पहला जो था, पहली बार जहां पर इसको मान्यता मिली, या फिर ये कह सकते हैं कि पहली बार सफलता जो पाया था, जी देसाई, इनकी सरकार में 1978 में तब सफलतापूर्वक अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया था और देसाई जी को उनके पद से हटा दिया गया था। इसे अविश्वास प्रस्ताव को एक अन्य शब्द से भी जान सकते हैं, वो शब्द है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव। परंतु एक बात याद रखना कि जो निंदा प्रस्ताव है, हमने आपको बताया कि सभा का मतलब लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष अपने पास रखेगा। परंतु अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक व्यक्ति का सहमत होना या राजी होना आवश्यक नहीं, बल्कि इसके लिए 50 व्यक्तियों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है कि 50 व्यक्ति जब सिफारिश करेंगे तब जाके जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पारित मतलब मान्य होगा और इसे लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पास रखेगा। 10 दिनों बाद इसे सभा की पटल पर रखेगा और तब उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उम्मीद करता हूं जो प्रधानमंत्री का जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का टॉपिक यहीं तक था और ये आज कंप्लीट हो गया है। कल बात करेंगे अगला जो टॉपिक है, हो सकता है सांसद लेके आएंगे। हाँ, एक चीज और, यूपीपी की वैकेंसी आ गई हैं जिसमें 60,000 भर्तियां दी गई हैं। 60,000 वैकेंसियां हैं, परंतु आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए, इसलिए आप जी जान लगा के लग जाइए, हो सकता है कि आपका निकल जाए। हम YouTube पर आपके लिए पूरे की पूरी जीएस वगैरह लेके आ रहे हैं, पूरा सिलेबस लेके आ रहे हैं जो यूपीपी से संबंधित है। साथ ही साथ आरओ वगैरह का जो सिलेबस है वो भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, रेडियो उसका तो चल रहा है। ये जो जीएस होती है ये सभी में समझो कॉमन होती है, इसलिए आप डेली अध्ययन करते रहें। जहां पर जो समस्या हो, हमारा टेलीग्राम लिंक भी नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर वहां से आप कमेंट नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमें आप टेक्स्ट कर दीजिए, इसी में कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब पर ही हम आपको सुझाव देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।